नमस्कार। एमएचटी सीईटी की परीक्षा तो हो गई है और अब इंतजार है आंसर की का। जी। ये वो समय होता है जब दिमाग में ना हजारों सवाल घूमते हैं और चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। कई सुनने वाले शायद इसी दौर से गुजर रहे होंगे। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी स्थिति से निपटने पर केंद्रित है। इसमें इंतजार के इस मुश्किल समय में चिंता कम करने के कुछ ठोस तरीके बताए गए हैं। तो चलिए इन विचारों का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि इस सामग्री से हम अपने लिए क्या महत्वपूर्ण सीख निकाल सकते हैं ताकि ये इंतजार का वक्त थोड़ा बेहतर बीते। सबसे पहली बात जो इसमें सामने आती है वो ये है कि हमारा दिमाग भविष्य का अंदाजा लगाने में माहिर है, खासकर जो अनिश्चितता हो। वो क्या होगा अगर वाले सवाल आते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। क्या होगा अगर फिजिक्स आसान था और मैंने गलती कर दी? क्या होगा अगर केमिस्ट्री में उम्मीद से कम स्कोर आया? क्या होगा अगर मेरा स्कोर मेरे पसंदीदा कॉलेज के लिए काफी नहीं हुआ? ये सब दिमाग में चक्कर काटने लगते हैं। सही बात है। सामग्री इसे एक तरह का प्री मॉर्टम कहती है। मतलब बिना किसी पक्की जानकारी के नतीजों का पहले से ही विश्लेषण करना। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है कि हम अक्सर नतीजों के आने से पहले ही उनका पोस्टमार्टम करने लगते हैं। सही कह रही हैं। थोड़ी बहुत प्लानिंग ठीक है, पर लगातार चिंता करना वो सिर्फ थकाता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब तक आंसर की नहीं आती, स्कोर एक तरह से संभावित या पोटेंशियल अवस्था में है। वो अभी पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा, तो इस स्टेज पर चिंता करने से उन जवाबों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो परीक्षा में दिए जा चुके हैं। ये समझना जरूरी है कि जो हो चुका है वो अभी हमारे हाथ में नहीं। बिल्कुल। और यही से बात आती है उन चीजों की जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और जिन्हें नहीं, है ना? हाँ। सामग्री इसे बहुत साफ तरीके से रखती है। देखिए, जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, परीक्षा में दिए गए हमारे जवाब, पेपर असल में कितना कठिन था, हमारी शिफ्ट में दूसरों ने कैसा किया, और सबसे जरूरी आंसर की ठीक किस समय आएगी। बिल्कुल, इन पर सोचने का कोई फायदा नहीं। हाँ, इन पर सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। और जो हमारे नियंत्रण में है वो है हमारी प्रतिक्रिया। हाँ, हम अपनी चिंता की भावनाओं पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस इंतजार के दौरान अपना समय कैसे बिताते हैं, आंसर की आने पर हमारा नजरिया कैसा रहता है, और अलग अलग नतीजों के लिए खुद को मानसिक रूप से कैसे तैयार करते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ऊर्जा कहाँ लगानी है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उन चीजों पर लगाना समझदारी है जिन्हें हम वाकई प्रभावित कर सकते हैं। जिन चीजों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, उन पर लगातार ध्यान देने से सिर्फ तनाव और वो बेबसी महसूस होती है। सही। एक तरह से अपनी एजेंसी या नियंत्रण वापस लेने जैसा है, उस स्थिति में भी जो भारी तौर पर इंतजार की लगती है। तो फिर सवाल उठता है कि इस चिंता को कम करने के लिए व्यावहारिक रूप से क्या किया जा सकता है। सामग्री में कुछ कारगर तरीके दिए गए हैं। पहला है अपने भावनाओं को स्वीकार करना, दबाना नहीं। मतलब खुद से कहना, हाँ चिंता हो रही है और ये ठीक है। बिल्कुल। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भावनाओं को अनदेखा करने या दबाने से वो अक्सर बढ़ जाती हैं, किसी और रूप में बाहर आती हैं। अच्छा, उन्हें स्वीकार करना पहला कदम है उनसे निपटने का, उन्हें समझने का। ये कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है दूसरा सुझाव। अगर दोस्तों के साथ लगातार पेपर डिस्कस करने से टेंशन बढ़ रही हो तो उसे सीमित करना। हाँ। विनम्रता से मना कर देना कि दोस्तों अभी इस पर और नहीं सोचते, चलो कुछ और बात करते हैं। हाँ, जिसे एकेडमिक भाषा में को-रुमिनेशन भी कहते हैं। कभी कभी दोस्तों के साथ बात करना मददगार होता है, लेकिन अगर वो बातचीत सिर्फ चिंता बढ़ाने वाली बातों का एक अंतहीन चक्कर बन जाए तो उससे एक कदम पीछे हटना बेहतर है। अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगला तरीका है सकारात्मक रूप से ध्यान भटकाना। सामग्री में शौक पूरे करने की सलाह है, जैसे संगीत सुनना, कुछ पढ़ना, गेमिंग, कला या खेलकूद। हाँ? हल्का व्यायाम जैसे टहलना या वर्कआउट करना भी फायदेमंद है। और यहाँ दिलचस्प यह है कि सक्रिय ध्यान भटकाना, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई वाद्य यंत्र बजाना या कोई पजल सॉल्व करना, अच्छा, वो अक्सर निष्क्रिय ध्यान भटकाने, जैसे सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या टीवी देखना से ज्यादा असरदार होता है। सक्रिय काम दिमाग को चिंता के पैटर्न से बाहर निकालने में ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि इन्हें अधिक मानसिक फोकस की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि दिमाग को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाना। बिल्कुल। प्रियजनों के साथ समय बिताना भी सुझाया गया है, बस कोशिश रहे कि बातचीत परीक्षा के इर्द गिर्द न घूमे। बिल्कुल। सामाजिक जुड़ाव तनाव कम करने का एक शक्तिशाली तरीका है, बशर्ते वो बातचीत
हाँ, सकारात्मक हो। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है माइंडफुलनेस और गहरी सांस लेना। हम्म। कुछ मिनटों के लिए गहरी धीमी सांसें लेना नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत कर सकता है। आजकल तो कई गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स और वीडियो आसानी से मिल जाते हैं। ये तकनीकें सीधे शरीर की तनाव प्रतिक्रिया, वो जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, उस पे काम करती हैं। अच्छा। धीमी गहरी सांसें शरीर को संकेत देती हैं कि खतरा टल गया है और वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में वापस आ सकता है। ये दिखने में आसान है, पर इसका शारीरिक प्रभाव काफी गहरा होता है। सामग्री में एक और दिलचस्प बात कही गई है, सबसे खराब स्थिति पर विचार करना, लेकिन संक्षेप में और वास्तविक रूप से। अगर दिमाग बार बार उधर जा ही रहा है तो एक बार सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। फिर खुद से पूछें, और फिर क्या? इसका मकसद चिंता बढ़ाना नहीं, बल्कि डर को उसे तर्क संगत बनाना है असल में। हाँ। अक्सर जब हम सबसे बुरे परिणाम के बाद के कदमों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि और कौन से विकल्प हैं, क्या प्लान बी हो सकता है, तो हमें एहसास होता है कि स्थिति उतनी भयावह नहीं है जितनी लग रही थी। हाँ। पता चलता है कि लगभग हर परिणाम से निपटने के तरीके या रास्ते मौजूद होते हैं। ये एहसास चिंता को कम कर सकता है। हाँ, ये डर का सामना करने जैसा है, पर एक नियंत्रित तरीके से। बिल्कुल। और आखिरी व्यावहारिक सुझाव है, स्कोर की चिंता करने के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की तैयारी करना। मतलब कैसे? मतलब आंसर की आने के बाद क्या करना है, इसके स्टेप्स याद रखना, उसे कैसे जांचना है, स्कोर की गणना कैसे करनी है। अच्छा। अगर किसी जवाब पर आपत्ति है तो उसकी प्रक्रिया और समय सीमा क्या है। ये भी याद रखना कि सिर्फ रॉ स्कोर ही सब कुछ नहीं होता, परसेंटाइल ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, तो ये तैयारी ये अनिश्चितता के एहसास को कम करती है। हाँ, जब हमें पता होता है कि अगले कदम क्या हैं, तो स्थिति थोड़ी कम डरावनी लगती है। ये सक्रिय रूप से मुकाबला करना एक्टिव कोपिंग का एक उदाहरण है, जो निष्क्रिय चिंता पैसिव वॉरिंग से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। और इन सब रणनीतियों के अलावा सामग्री एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की भी सलाह देती है। ये याद दिलाती है कि इस परीक्षा के लिए महीनों या शायद सालों तक मेहनत की गई है। हाँ, और ये प्रयास, ये अनुशासन, इस दौरान सीखी गई बातें और जो विकास हुआ है, वो किसी एक परीक्षा के परिणाम से रद्द नहीं हो जाता। सही बात, ये सब अपने आप में मूल्यवान उपलब्धियां हैं, चाहे स्कोर कुछ भी आए। सही कहा। ये परीक्षा बेशक एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन ये मंजिल नहीं है। निश्चित रूप से ये एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। भविष्य सिर्फ इस एक आंसर की पर टिका नहीं है। आगे और भी अवसर आएंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और सबसे जरूरी, उन अवसरों को संभालने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता वो विकसित हो चुकी होगी। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, मतलब सार क्या है? मुख्य संदेश यही है कि जब आंसर की आए तो उसका सामना शांत मन से करें। याद रखें कि रॉ स्कोर एक हिस्सा है, परसेंटाइल पूरी तस्वीर दिखाएगा। तब तक अपने प्रति थोड़ी नरमी बरतें। परीक्षा देकर आपने अपना काम पूरा कर दिया है। बिल्कुल। बाकी की जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अनिश्चितता को संभालने का ये जो अनुभव मिल रहा है, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो, ये भविष्य की दूसरी बड़ी चुनौतियों या दबाव वाली स्थितियों से निपटने में कैसे मदद कर सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस सीख को जीवन के दूसरे पहलुओं पर कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। Hi student, TestWizza is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.